नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज बाजार बंद होते ही देश के लाखों घरों में एक जैसा सवाल गूंज रहा है कि टीवी पर तो लिखा है कि बाजार हरा रहा, फिर मेरा पोर्टफोलियो लाल क्यों दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में भी ठीक यही सवाल है तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आंकड़े नहीं पढ़ेंगे, आज हम बाजार की असली कहानी की परत दर परत खोलेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर बाजार हरा होने के बावजूद भी अगर आपका पोर्टफोलियो लाल है तो वो क्यों है। दोस्तों, एक बात बताता हूं आपको, समझिए, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और दूर से देखने पर मेला खचाखच भरा दिखाई देता है। दुकानों पर रोशनी है, ढोल बज रहे हैं, लेकिन जब आप मेले के अंदर जाते हैं और अलग अलग स्टॉल्स पे आप देखते हैं तो झांकते हैं, पता चलता है कि कुछ स्टॉल्स के ऊपर तो सचमुच भीड़ है और कुछ स्टॉल्स पर, जो छोटे मोटे स्टॉल्स हैं, वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और आज का शेयर बाजार बिल्कुल वैसा ही मेला है। ऊपर से देखने पर हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जो छोटे स्टॉल्स हैं उनकी अपनी अलग कहानी है। तो आज हम इस मेले के हर गली में घूमेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक, बिना रुके, बिना किसी दुकान को छोड़े हुए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले पड़ाव को देखते हैं। और पहले पड़ाव में हमारे क्या आते हैं, तीन बड़े नाम लेकर आते हैं जिन्हें भारत का हर आम इंसान जानता है, चाहे वो शेयर बाजार में पैसा लगाता हो या ना लगाता हो। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों, अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी कोई जादुई नंबर हैं जो टीवी पर दिखाई जाते हैं। असल में यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह देश की सबसे बड़ी कंपनियों की सेहत का थर्मामीटर है। जैसे डॉक्टर आपकी नब्ज देखकर बता देता है कि शरीर में क्या चल रहा है, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी देखकर पता चल जाता है कि बाजार में निवेशकों की नब्ज कैसी है। मुझे एक डायलॉग याद आता है फिल्म जब वी मेट का, जो दारा सिंह है, उनके पास जब भी कोई जाता है तो लड़का लड़की क्या कहते हैं कि मुझे एक झलक में पता लग जाता है कि लड़का और लड़की के बीच में क्या चल रहा है। तो आप भी एक झलक में पता लगा सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देख के कि बाजार में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उलझल हो जाती हैं, जो आपकी झलक में पकड़ में नहीं आती हैं, वो कोई और बताता है, वो भी हम आपको रोज़ बताते हैं। और अगर आप समझ गए हैं वो कौन बताता है तो लिखिए कमेंट में, और नहीं तो देखिए और आपको पता लगेगा कि वो कौन बताता है। तो दोस्तों, आइए पहले नब्ज देखते हैं। तो सेंसेक्स आज 78,285 पर बंद हुआ, यानी कि 521 अंकों की तेजी। अगर कल सेंसेक्स उदास होकर घर गया था तो आज वह मुस्कुराते हुए सीना तान कर लौटा है। निफ्टी की बात करें तो यह 24,430 पर बंद हुआ, करीब 159 अंकों की तेजी के साथ। अब आप सोचेंगे यह तो छोटी बढ़त है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, बाजार में छोटी बढ़त का मतलब यह नहीं है कि जोश कम है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों में डर से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन वो भरोसा सतर्क भी है, कॉशियस भी है। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यह 58,291 पर बंद हुआ है, 58,291 पर, 353 अंकों की मजबूती के साथ में। और बैंकिंग सेक्टर को अर्थव्यवस्था की दोस्तों रीढ़ कहा जाता है, आप जानते हैं, क्योंकि हर उद्योग, हर व्यापार, हर घर का पैसा किसी ना किसी बैंक से होकर गुजरता है। और जब रीढ़ मजबूत होती है तभी पूरा शरीर सीधा खड़ा हो पाता है। तो आज बैंकिंग की रीढ़ मजबूत दिखाई दी। अब एक आसान सी बात समझिए, सोचिए, सेंसेक्स और निफ्टी पूरे शहर के मौसम की रिपोर्ट है और बैंक निफ्टी उस शहर की सबसे बड़ी मंडी का हाल बताता है। अगर मंडी में हलचल है, ग्राहक आ रहे हैं, पैसा रोटेट कर रहा है, तो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था में जान होती है। और आज मंडी में हलचल थी, इसलिए शहर भी खुश नजर आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ मेले के मुख्य द्वार पर ही हमने एंट्री ली है। असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है, दूसरे पड़ाव से। जी हाँ, अब हम समझते हैं कि मंच के पीछे का सच क्या है। टीवी पर हेडलाइन आती कि बाजार हरा, मार्केट इज इन ग्रीन, लेकिन क्या पूरा बाजार सच में ग्रीन था? तो आइए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं। तो पहले बड़ी कंपनियों से नीचे उतरते हैं, मझोली और छोटी कंपनियों की दुनिया में, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो मिड कैप आज 62,471 पर बंद हुआ, 281 अंकों की तेजी। और स्मॉल कैप 19,319 पर बंद हुआ, लगभग 144 अंकों की मजबूती के साथ। इसे समझने के लिए एक परिवार की कहानी सुनिए। मान लीजिए एक बड़ा परिवार है जिसमें बड़ा बेटा शहर में बड़ी नौकरी करता है और दूसरा बेटा अपनी छोटी
व्यापार चलाता है, छोटा व्यापार चलाता है और बेटी कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। और अगर सिर्फ बड़ा बेटा कमा रहा है तो परिवार की खुशहाली अधूरी लगती है, लेकिन जब तीनों साथ कमाते हैं तभी घर सच में खुशहाल कहलाता है। और आज बाजार में बड़े, मंझोले और छोटे तीनों साथ चले, इसलिए यह तेजी सिर्फ ऊपरी नहीं बल्कि थोड़ी गहराई वाली भी रही। और जब मैंने भी कहा ना तीनों साथ चले, तो शोले का डायलॉग याद आ गया, तीनों बच गए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आते हैं सेक्टर्स की दुनिया में, क्योंकि यही आज का मौसम सबसे बड़ा रोमांच छिपा के रखा हुआ। जी हाँ, सबसे पहले बात ऑटो सेक्टर की करें तो जो आज का सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा वो ऑटो था। 27,353 पर बंद हुआ, 27,353 पर 1.36% की तेजी थी। बिल्कुल इसको इस तरह से देखिए कि शादी के मौसम में मिठाई की दुकान पर सबसे लंबी लाइन लगती है और आज गाड़ियों की दुकान पर वैसे ही लाइन लगी दिखाई दी। और इसके बाद बारी आती है रियल्टी सेक्टर की, जिसने सबसे ज़्यादा चौंका है। दोस्तों यह इंडेक्स करीब 1.81% उछल गया। जमीन जायदाद से जुड़ी कंपनियों में आज जोश दिखाई दिया, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मोहल्ले में एक परिवार ने नया घर बनाने का फैसला किया हो और अचानक हर दुकान पर, हर चाय की टपरी पर उसकी चर्चा होने लगी हो। मेटल सेक्टर भी आज पीछे नहीं रहा, 0.98% बढ़ा। और दोस्तों जब दुनिया में सामान बनने की रफ्तार बढ़ती दिखती है तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जैसी चीज़ें बनाने वाली कंपनियों की मांग भी बढ़ती है। फार्मा सेक्टर ने भी आज सेहतमंद प्रदर्शन किया, 0.47% ऊपर बंद हुआ। एफएमसीजी यानी कि रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियों भी हल्की मुस्कान के साथ आज बंद हुई, 0.2% ऊपर रही। जबकि प्राइवेट बैंक्स का जो इंडेक्स रहा 0.47% मजबूत हुआ, यानी कि आधा परसेंट। लेकिन हर मेले में दोस्तों कुछ दुकानों में सन्नाटा भी होता है। तो आईटी सेक्टर आज फिर से उदास दिखाई दिया, 0.59% आज नीचे गिरा। जैसे मेले में विदेशी सामान बेचने वाली दुकान पर आज ग्राहक कम आए, क्योंकि बाहर से आने वाली मांग सुस्त पड़ी। और पीएसयू बैंक यानी कि सरकारी बैंकों का इंडेक्स भी करीब 0.88% फिसल गया, नीचे चला गया। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि ऑटो, रियल्टी और मेटल ने आज पूरे मेले में पार्टी की, लेकिन आईटी और सरकारी बैंक्स ने कोने में बैठकर सिर्फ चाय पी, वो भी बिना मट्ठी के साथ में। दोस्तों अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए ताकि आगे की कहानी आपको और साफ दिखाई दे। जब हम कहते हैं कि किसी सेक्टर में तेजी है तो इसका मतलब यह नहीं कि उस सेक्टर की हर कंपनी में तेजी है। यह वैसे ही है जैसे किसी मोहल्ले में कहा जाए कि आज मोहल्ले में शादी का माहौल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर घर में शादी हो रही। कुछ घरों में सच में शादी है और कुछ घर सिर्फ बाहर से जश्न देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो सेक्टर की तेजी भी ऐसी ही होती है, औसत ऊपर जाता है, लेकिन हर कंपनी की अपनी कहानी अलग हो सकती है, जैसा हम आगे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में भी देखेंगे। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह उतार चढ़ाव आया क्यों, क्या कारण है। तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। तो तीसरा पड़ाव हमारा यही है, आज का तीसरा सेगमेंट हमारा यह है कि आज उतार चढ़ाव की वजह क्या रही, तो इसको समझते हैं। दोस्तों बाजार कभी बिना वजह नहीं हिलता, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। हर हरकत के पीछे एक कहानी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं और वो लहरें किनारे तक पहुंचती हैं। और आज की सबसे बड़ी लहर दुनिया के दूसरे कोने से आई है, अमेरिका और ईरान के बीच बने शांति समझौतों की खबरों से। महीनों तक चली अनसर्टेनिटी, तनाव और आशंकाओं के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनी है। अब यह हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है ये आप जानना चाहते हैं, पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जान लीजिए। आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि यह वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कच्चे तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। सोचिए किसी शहर की सबसे बड़ी सड़क पर महीनों जाम लगा हो और हर तरफ ट्रक फंसे हों, तो सामान समय पर पहुंच नहीं पा रहा हो और फिर अचानक वो सड़क खुल जाए तो पूरे शहर की रफ्तार बदल जाती। और यही आज दुनिया के तेल बाजार में हुआ है। जैसे ही ये खबर आई कि दुनिया भर के बाजारों में जोश की लहर दौड़ गई। अमेरिका, एशिया, यूरोप, लगभग हर बड़े बाजार में तेजी दिखाई दी, क्योंकि निवेशकों को भरोसा मिला कि ऊर्जा की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई अब सामान्य होने की दिशा में बढ़ेगी। जब सप्लाई सामान्य होती है तो कीमतें भी नरम पड़ती हैं और यही उम्मीद पूरी दुनिया के बाजारों में उत्साह लेकर आती। लेकिन दोस्तों यहाँ एक जरूरी सीख छिपी हुई है। जैसे शादी की तारीख पक्की होने पर भी तैयारियों में महीनों लगते हैं,
घर की रंगाई पुताई से लेकर मेहमानों की लिस्ट बनाने तक, वैसे ही सिर्फ समझौता होने से रातों रात सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। समुद्र में फंसे हजारों जहाज़ों को वापस पटरी पर लाना, सुरक्षा के इंतज़ाम करना और सप्लाई चेन को सामान्य करना, यह सब वक्त लेता है। इसीलिए बाजार में उत्साह तो है, लेकिन पूरी तरह बेफिक्री नहीं है। इसी ग्लोबल पॉजिटिविटी का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। यहाँ एक बात समझना दोस्तों और ज़रूरी है कि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। और ज़्यादातर कच्चा तेल कितना है, कमेंट में बताएं मेरे बताने से पहले, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूँ, तो इसलिए अब आपको वो डेटा रट जाना चाहिए जो आपके अच्छे निवेशक बनने के लिए ज़रूरी है। तो वो 85% है, यानी कि लगभग हम 85% तेल हम आयात करते हैं। और जब कच्चे तेल की चिंता कम होती है तो भारत जैसे देश के लिए यह सीधी राहत की खबर होती है। इसलिए ऑटो और रियल्टी जैसे सेक्टर्स में खरीदारी बढ़ी, क्योंकि सस्ता ईंधन यानी सस्ती लागत, और सस्ती लागत यानी कि बेहतर मुनाफे की उम्मीद। लेकिन आईटी सेक्टर के नीचे जाने की वजह पूरी तरह से अलग है। आईटी कंपनीज की कमाई ज़्यादातर अमेरिकी और यूरोप के ग्राहकों से आती है, और वहाँ की मांग को लेकर फिलहाल कुछ सुस्ती के संकेत हैं। जब विदेश से आने वाला ऑर्डर कम दिखाई देता है तो निवेशक उस सेक्टर से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, और यही वजह रही कि आज आईटी शेयर्स में बिकवाली हमको दिखाई दी। एक और शब्द जो आज आपको बार बार सुनने को मिलेगा वह है एफआईआईस, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक। इन्हें आसान सी भाषा में समझिए, ये वो बड़े विदेशी निवेशक होते हैं जो दुनिया भर के बाजारों में अपना पैसा घुमाते रहते हैं। जैसे कोई बड़ा व्यापारी हर मंडी में जाकर देखता है कि कहाँ सबसे अच्छा सौदा मिल सकता है, सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ हो सकता है। जब दुनिया में शांति और भरोसे का माहौल बनता है तो यही बड़े व्यापारी भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज की कहानी यह रही कि दुनिया में शांति की उम्मीद ने भारतीय बाजार को हौसला दिया, लेकिन हर सेक्टर की अपनी अलग प्रतिक्रिया रही, क्योंकि हर सेक्टर की अपनी अलग कहानी होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही मोहल्ले में हर घर की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि निफ्टी के आज हीरो कौन है और निफ्टी के आज विलेन कौन है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आज के असली हीरो और असली विलेन की, यानी निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स की। सोचिए इसे किसी क्रिकेट मैच के स्कोर कार्ड की तरह, जहां कुछ खिलाड़ियों ने शतक जमाया और कुछ खिलाड़ी खाता भी नहीं खोल पाए। तो सबसे पहले आज के हीरो कौन है? एचडीएफसी बैंक आज सबसे आगे रहा, करीब 828 पर बंद हुआ, 3.36% की तेजी दिखाई दी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मेले में सबसे पुराना और भरोसेमंद दुकानदार अचानक सबसे ज़्यादा भीड़ खींच ले। वैसे ही आज देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने निवेशकों का भरोसा जीता। हिंडाल्को ने भी दमदार प्रदर्शन किया, करीब 979 रुपये पर बंद हुआ, 2.71% ऊपर रहा। मेटल सेक्टर की मजबूती का सीधा असर यहां पर साफ नजर आया। ओएनजीसी करीब 244 पर बंद हुआ, लगभग 2.5% की तेजी के साथ में। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि यह तेल गैस से जुड़ी कंपनी है, फिर भी ग्लोबल पॉजिटिविटी का फायदा इसे भी मिला है, क्योंकि बेहतर आर्थिक माहौल में ऊर्जा कंपनियों को भी सहारा मिलता है। बजाज ऑटो ने भी शानदार छलांग लगाई, करीब 10,028 के स्तर पर बंद हुआ, लगभग 2.5% ऊपर। ऑटो सेक्टर की तेजी में यह नाम सबसे आगे खड़ा दिखाई दिया। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 3,202 पर बंद हुआ, लगभग 2.08% की मजबूती के साथ। यहां भी ऑटो सेक्टर की चमक साफ नजर आई है। अब बात आज के उन नामों की दोस्तों जिन्होंने निवेशकों को थोड़ा निराश किया है, और अगर इन टॉप 5 लूजर्स ने आपको निराश किया है तो कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। कोटक बैंक सबसे बड़ा आज का विलेन रहा, करीब 381 पर बंद हुआ, 3.91% की गिरावट के साथ। यह दिलचस्प है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की मजबूती के बीच भी यह शेयर अपनी अलग राह पर चला, जो याद दिलाता है कि सेक्टर के भरोसे पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, हर कंपनी की अपनी कहानी होती है। और मैक्स हेल्थ अगर आप देखेंगे तो 1132 पर बंद हुआ, 1.84% नीचे। हेल्थ केयर सेक्टर की चमक के बीच भी यह नाम पीछे छूट गया। आज टीसीएस
2059 पर बंद हुआ, 1.65% नीचे, यानी कि 1.5% से अधिक की गिरावट आ गई। आईटी सेक्टर की कमजोरी का यह सबसे बड़ा उदाहरण रहा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी होने के बावजूद विदेशी मांग की सुस्ती का असर इस पर भी पड़ा है। कोल इंडिया 432 पर बंद हुआ, 1.5% की गिरावट के साथ में ऊर्जा की तस्वीर बदलने से जुड़ी चिंताओं का असर यहां साफ दिखाई दे रहा है। और बजाज फिनसर्व 1875 पर बंद हुआ है, 1.11% फिसल कर। दोस्तों, इसे ऐसे सोचिए कि एक ही परिवार में, एक ही घर में कोई भाई तरक्की करता है और कोई भाई उसी दिन थोड़ा पीछे रह जाता है। तो किसी को प्रमोशन मिलता है और किसी का सौदा उस दिन टूट जाता है। तो बाजार भी ऐसा ही एक बड़ा परिवार है, जहां रोज किसी की जीत होती है और किसी की हार होती है, कोई बीमार होता है और कोई मैराथन की दौड़ में भागता है और जीतता भी। दोस्तों, यही तो बाजार को जिंदा और दिलचस्प बनाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात और समझ लीजिए दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो शेयर सबसे ज़्यादा गिरा वही सबसे ज़्यादा जोखिम भरा शेयर है, और जो सबसे ज़्यादा बढ़ा वही सबसे भरोसेमंद है। लेकिन यह सोच बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी परीक्षा में, एग्जाम में एक दिन के नतीजे से किसी बच्चे की पूरी काबिलियत तय कर दी जाए। एक दिन की बढ़त या गिरावट कंपनी की पूरी कहानी नहीं बताती, यह सिर्फ आज के दिन की मंडी का हाल बताती। इसलिए किसी भी शेयर को सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन के आधार पर परखना पूरी तस्वीर देखने जैसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, आज का जो सबसे तगड़ी नब्ज जो सही नब्ज बताता है, जो सही थर्मामीटर है बाजार का, वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। मैंने ऊपर पूछा था कि यदि आप इस थर्मामीटर को पहचान गए हैं, इस इंडिकेटर को पहचान गए हैं, तो कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। तो यह है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो दोस्तों, यहाँ एक ऐसा आंकड़ा आता है जो टीवी के हेडलाइंस में कभी भी शायद नहीं दिखाई देता है, या कभी कभी दिखाई भी दे जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसे नहीं दिखाया जाता। लेकिन यही सबसे ज़्यादा सच बताता है। इसे कहते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो, यानी कितने शेयर ऊपर गए और कितने शेयर नीचे आ गए, और ये क्या इसका अनुपात रहा। तो आज कुल 1578 शेयर हरे निशान में बंद हुए, 1500 से भी अधिक, यानी बाजार में ऐसा लगा कि तेजी है 1578 शेयर। लेकिन इसके सामने नीचे कितने आ गए, 1769, यानी कि 1769 शेयर लाल निशान में बंद हुए, यानी गिरावट के साथ बंद हुए, और 115 शेयर बिना किसी हलचल के सपाट बंद हो गए। अब दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी हरे थे, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से ज्यादा रही। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग गलतफहमी में रह जाते हैं। तो इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी क्रिकेट मैच में टीम का स्कोर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 2-3 बड़े बैटर्स जोरदार चौके छक्के लगा रहे हैं, लेकिन बाकी के 8 बैट्समैन बार बार आउट होते जा रहे हैं, लगातार आउट होते जा रहे हैं, बार बार नहीं, क्योंकि मौका तो एक ही बार मिल रहा है, तो लगातार आउट होते जा रहे हैं। स्कोर बोर्ड देखकर लगेगा कि टीम शानदार खेल रही है, लेकिन असल में विकेट लगातार गिर रहे हैं और टीम की गहराई कमजोर पड़ती जा रही है, और जो बैट्समैन लगातार चौके छक्के जड़ रहे हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता जाता है। और यही आज की बाजार की सच्चाई है। बड़े बड़े शेयर्स ने इंडेक्स को ऊपर खींच दिया, लेकिन बाजार की चौड़ाई यानी कि मार्केट की ब्रेड्थ कमजोर रही। इसीलिए बहुत से निवेशकों को लग रहा होगा कि इंडेक्स तो हरा है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो हरा क्यों नहीं है। और मैं समझता हूँ यही वो सवाल है जिसका जवाब हमने वीडियो की शुरुआत में देने का वादा किया था, कि अगर मार्केट ग्रीन है, मार्केट आज ग्रीन में बंद हुई है, लगभग सारे सेक्टर्स आज हरे हैं, तो फिर आपका पोर्टफोलियो लाल क्यों है। तो मैं समझता हूं कि अब आपको समझ आ गया कि जवाब कहां छिपा हुआ था। यह रिकॉग्निशन मूवमेंट है दोस्तों, जिसे बहुत से निवेशक अपने घर में रोज महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कोई इसे इतनी सरलता से समझ पाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि पुराने और अनुभवी निवेशक हमेशा कहते हैं कि सिर्फ इंडेक्स मत देखो, बाजार की चौड़ाई भी देख लो, यानी कि बाजार की ब्रेड्थ भी देख लो। यह वैसा ही है जैसे किसी गांव के मुखिया की खुशहाली से पूरे गांव की खुशहाली का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुखिया अमीर हो सकता है, लेकिन बाकी गांव की हालत अलग हो सकती है। और असली विकास तभी माना जाता है जब गांव का हर घर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। बाजार में भी असली मजबूत तेजी तभी मानी जाती है जब बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों से
कहीं ज्यादा हो। अब दोस्तों आगे चलते हैं और समझते हैं कि आज सोना, चांदी और क्रूड ऑयल ने क्या किया। जी हाँ दोस्तों, अब हम इन तीन चीजों को देखते हैं जो हर भारतीय घर से जुड़ी हैं, चाहे वो निवेश करे या ना करे। सोना, चांदी और क्रूड ऑयल। सोना आज करीब 1,46,928 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, 450 रुपए की मामूली नरमी के साथ में, यानी कि 0.31% गिरावट के साथ। और चांदी 2,36,975 के आसपास टहल रही थी और 435 रुपए फिसल गई, यानी कि 0.18% गिरावट के साथ। अब क्रूड ऑयल दोस्तों जो आज की सबसे बड़ी कहानी का केंद्र है। WTI क्रूड 68.58 डॉलर पर बैरल पर बंद हुआ और ब्रेंट क्रूड बंद हुआ, मैं गलत कह रहा हूं क्योंकि अभी मार्केट खुली है और ट्रेड होता रहता है, और ब्रेंट क्रूड 71.96 डॉलर पर बैरल पर। दोनों में दोस्तों आज मामूली नरमी देखने को मिली, मामूली सी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि शांति समझौते की खबरों से सप्लाई को लेकर राहत का माहौल बना है। सोचिए ऐसे, जब घर में शादी की टेंशन खत्म होती है तो सबसे पहले किचन का बजट हल्का होता, क्योंकि अब उधार लेने की जल्दी नहीं रहती। कच्चे तेल की कीमत में नरमी भी वैसा ही असर डालती है। पूरी अर्थव्यवस्था की जेब पर थोड़ा हल्का बोझ आता है। सोना और चांदी में आज हल्की नरमी क्यों आई, तो यह भी एक पल में समझ लीजिए। जब दुनिया में डर बढ़ता है, युद्ध या अनिश्चितता का माहौल होता है, तो निवेशक सोने चांदी की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है। और सोने चांदी की ही साथ साथ डॉलर की तरफ भी भागते हैं, और इसे हम बार बार अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सेफ हेवन एसेट। तो बिल्कुल ये वैसे ही है, ठीक वैसे ही जैसे तूफान आने पर लोग अपने घर के कोने में जाके, जहाँ बेसमेंट्स होती हैं, तहखाने होते हैं, वहाँ जाकर शरण ले लेते, बिल्कुल वैसा ही होता। लेकिन जब अमेरिका ईरान जैसी बड़ी अनसर्टेनिटी खत्म होने की खबर आती है, तो यह डर कुछ कम होता है और सोना चांदी की तरफ भागने वाला पैसा फिर से शेयर बाजार जैसी जगहों की तरफ लौटने लगता है। और दोस्तों आज मैंने सुबह भी जब लाइव किया था, तब मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, और आपने देखा कि किस तरह से क्रूड ऑयल में नरमी आई तो हमारे निफ्टी में किस तरह से तेजी दिखाई दी। हालांकि बड़े नंबर्स आगे बढ़े, बहुत सारे शेयर जो छोटे वाले हैं, मझोले वाले हैं, नीचे रहे, लेकिन ओवरऑल आपको तेजी दिखाई देने को मिली। और इसका एक बड़ा कारण आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो भी है। दोस्तों आज की ये कहानी आपको आपके पोर्टफोलियो की सच्चाई समझने में मदद कर रही है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर अच्छे निर्णय लेता है और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई भी जो गहरी समझ आपको हर दिन हमसे मिलती रहती है, तो चैनल की मेंबरशिप अवश्य लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि आप जानते हैं जो शेयर बाजार का लेखा जोखा है, सुनते तो आप अपने कान से हैं, लेकिन ये छपता आपके दिल में है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कल का हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, कल की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, कल की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी सवाल है कि बाजार किस दिशा में जा सकता है और आपको क्या करना है। तो सोचिए बाजार को एक नदी की तरह, बिल्कुल, कि कभी यह किनारों से टकराकर लौट आती है और कभी किनारा तोड़कर आगे बढ़ जाती है। और इन किनारों को ही तकनीकी भाषा में हम क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आसान भाषा में अगर हम समझें तो रेजिस्टेंस वह ऊपरी दीवार है जिससे टकराकर कीमत नीचे लौट सकती है, और सपोर्ट वह जमीन है जिस पर कीमत आकर थम सकती है। तो निफ्टी के लिए जो ऊपर की कीमत है, यानी कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, वो 24,500 है दोस्तों। 24,500 को अगर पार करता है, क्योंकि अब छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं और इन छोटे छोटे रेजिस्टेंस को पार करना जरूरी है। तो 24,500, उसके ऊपर 24,550 और फिर 24,600, और 24,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर यह रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर जैसा सुभाष जी ने कहा है कि 24,750 और 24,850 का भी आप टारगेट देख सकते हैं। नीचे यानी कि सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो फिर 24,250 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे जाने पर हम 24,100 का लेवल भी देख सकते हैं, और यह सबसे सिक्योर्ड लेवल माना जा रहा है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जो रेजिस्टेंस है इसका 58,600 और उसके ऊपर 59,000 यानी कि 59,000, और नीचे अगर हम सपोर्ट देखें तो 57,800, फिर उसके नीचे 57,500 और फिर उसके नीचे 57,300। एक और
मजबूत जमीन की तरह दोस्तों ये काम कर सकता है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 78,600 और 78,700 के आसपास तगड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और इसको पार करता है तो फिर आप 79,000 सेंसेक्स को टच करता हुआ देख सकते हैं, जबकि नीचे सपोर्ट लेवल 77,800 77,800 और उसके नीचे 77,400 यानी कि 77,400 एक और सुरक्षा दीवार की तरह ये काम कर सकता है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो कल बाजार में 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात, ग्लोबल क्यूज पर आपको नजर रखनी है, खासकर अमेरिका ईरान समझौते की आगे की खबरों पर, क्योंकि कच्चे तेल की चाल इसी से तय होगी और कच्चे तेल की चाल से पूरे बाजार का आज की तारीख में मूड तय हो रहा है। तो दूसरी बात, मार्केट ब्रेड पर ध्यान रखें। जैसा हमने आज देखा कि आज गिरने वाले शेयर बढ़ने वाले शेयर से ज्यादा रहे। अगर कल भी यही ट्रेंड जारी रहा तो सिर्फ इंडेक्स देखकर फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। और तीसरी बात, आईटी और सरकारी बैंक जैसे कमजोर सेक्टर्स में जल्दबाजी से बचें और ऑटो, रियल्टी, मेटल जैसे मजबूत सेक्टर्स में भी अभी बिना रिसर्च के कदम ना रखें, क्योंकि जैसा हमने कोटक बैंक के उदाहरण में देखा है कि सेक्टर मजबूत होने पर भी हर कंपनी का प्रदर्शन अलग अलग हो सकता है। ध्यान रहे, यह जानकारी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम आपकी समझ बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए दे रहे हैं। या कोई भी किसी भी तरह से कहीं से भी निवेश करने की सलाह नहीं है। अपने पैसों से जुड़ा हर फैसला आपको अपनी रिसर्च और जरूरत पड़ने पर किसी सर्टिफाइड सलाहकार की सलाह से ही लेना चाहिए। एक बात और समझ लीजिए, जो अक्सर नए निवेशक भूल जाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। यह सिर्फ एक इलाके हैं जहां खरीदार और बेचने वाले पहले भी सक्रिय रहे। यह वैसा ही है जैसे किसी नदी के किनारे पहले भी कई बार पानी टकराया हो, इसलिए वहां की मिट्टी मजबूत हो गई हो, लेकिन अगर बारिश बहुत तेज हो तो वही किनारा भी टूट सकता है। इसलिए इन लेवल्स को दीवार नहीं बल्कि दिशा दिखाने वाला इंडिकेटर मानिए। अब आगे बढ़ें दोस्तों कि और हम ये समझें जो आज का हमारा सबसे जरूरी सेगमेंट होता है, नॉट आज का, रोज का ही, इस शेयर बाजार का, इस शेयर बाजार के लेखा जोखा का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आज हमने बाजार से क्या सीखा। तो दोस्तों, हर बाजार का दिन अपने पीछे एक नई सीख छोड़ जाता है, और आज की सीख, सबसे बड़ी सीख है कि सिर्फ ऊपर से दिखने वाला हरा रंग पूरी सच्चाई नहीं होता। आज इंडेक्स हरे थे लेकिन ज्यादातर शेयर लाल थे। यह वैसा ही है जैसे किसी परिवार की सालाना आमदनी बढ़ जाए क्योंकि घर के एक सदस्य को प्रमोशन मिल गया, लेकिन बाकी सदस्यों की कमाई जैसी की तैसी रहे या घट भी जाए, तो ऊपर से देखने पर लगेगा कि परिवार तरक्की कर रहा है, बड़ी गाड़ी आ गई, लेकिन हर सदस्य की सच्चाई अलग हो सकती है। इसलिए अगली बार जब भी आप टीवी पर ये देखें कि आज बाजार हरा रहा, बाजार ने बड़ी ऊंची छलांग लगा ली, तो एक पल के लिए रुके, ठहरे और खुद से पूछें, क्या यह तेजी चौड़ी है या सिर्फ कुछ बड़े शेयरों की मेहरबानी है। याद रखिए, बाजार कोई सीधी लाइन में चलने वाली मशीन नहीं है, यह एक जीता जागता सांस लेता हुआ इंसान है, जीव है, जिसमें हर दिन नया मौसम, नई खबर और नई कहानी आती है। और जो निवेशक इस मेले की भाषा, जो इस जीव की भाषा समझ लेता है, वही लंबे समय में सुकून से टिक पाता है। बाकी लोग हर उतार चढ़ाव में घबराकर या तो जल्दी बाहर निकल जाते हैं या गलत समय पर अंदर घुस जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं। दूसरी सीख यह है कि आज ग्लोबल घटनाएं जैसे अमेरिका ईरान समझौता सीधे आपकी जेब से जुड़ी होती हैं। जब दुनिया में शांति की उम्मीद बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमत नरम होती है और इसका असर आपके पेट्रोल पंप के बिल से लेकर आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न तक पर पड़ता है। इसलिए निवेश की दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को दुनिया की खबरों से जुड़ा रहना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान आसमान के बादलों से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसकी फसल का भविष्य उन बादलों में छिपा होता है। और तीसरी सबसे बड़ी सीख जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, जो बर्तन जितना खाली दिखता है उसमें उतनी ही ज्यादा जगह पानी भरने की होती है। इसका मतलब यह है कि जब बाजार में गिरावट की खबरें ज्यादा हों, कमजोर सेक्टर दिखें, तो निराश होने की जगह यह सोचे कि यही समय है अपनी रिसर्च मजबूत करने का, ताकि जब मौका आए तो आप तैयार खड़े हों। निवेश की यात्रा किसी छोटी दौड़ की तरह नहीं बल्कि किसी लंबी नदी की यात्रा की तरह है। कभी धार तेज होगी तो कभी धीमी होगी, और कभी नदी किनारों से टकराएगी तो कभी आगे बढ़ेगी, लेकिन जो नाव को स्थिर रखता है, धीरज रखता है, वही आखिर में किनारे तक
जरूर पहुंचता है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और यदि आप इस कार्यक्रम को दिल से चाहते हैं तो संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, साथ के साथ इसे अपनी कम्युनिटी में शेयर भी करें। और साथ के साथ एक और गुजारिश कि हो सके तो हमारी संजीवनी टीवी की सदस्यता लें और हमारे परिवार के सदस्य बने, क्योंकि वो हमारे हौसले को बढ़ाने में मदद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।